हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज हिमांशु। वेलकम टू पोरवाल कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके सामने बाल विकास के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट लेकर आया हूं। और इसके अंदर मैं आपको जो 3 सिद्धांत मैंने लिखे हैं, इकोलॉजिकल थ्योरी सबसे फर्स्ट जो लिखा मैंने, इकोलॉजिकल थ्योरी। सेकंड, मनोसामाजिक सिद्धांत। तीसरा, सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए, परिस्थिति परक सिद्धांत यानी कि इकोलॉजिकल थ्योरी, इसके प्रतिपादक जो है वो यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर है। लिख देता हूं मैं, यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में भी लिख देता हूं, चलो आपको, यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने बच्चे के विकास का सामाजिक विकास से क्या संबंध है ये बताया। और इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है। यानी कि इस सिद्धांत के अंदर जो बच्चा जो सीख रहा है वो अपने दोस्त, परिवार और अपने वातावरण, इनसे सीख रहा है। ये बताया। मनोसामाजिक सिद्धांत इसको दिया एरिक्सन ने। किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। इसके अंदर बच्चों के इमोशंस को शामिल किया गया कि बच्चों के इमोशंस व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर कैसे सम्मिलित है। जन तीसरा है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इनको दिया एल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया? इसको दिया एल्बर्ट बंडूरा ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया कि बच्चे जो अपने चारों तरफ सीखते हैं वो वातावरण से सीखते हैं, अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं। और इस सिद्धांत को ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन लर्निंग। चलिए अब मैं आगे बताता हूं। सबसे पहला बात करते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी। इकोलॉजिकल थ्योरी मैंने अभी आपको बताया कि इकोलॉजिकल थ्योरी को हम बोलते हैं परिस्थिति परक सिद्धांत। इसको दिया यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर। इसको इन्होंने दिया और इन्होंने बच्चे का विकास का सामाजिक विकास से क्या संबंध है इसके बारे में बताया। और इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो वातावरण से सीखता है, अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है। बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है। और इन्होंने इस सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं उनको 5 भागों में बांटा। सबसे पहले ही जो 5 भागों में बांटा, किसमें? 5 भागों में। और इन्होंने बताया कि जब बच्चों को चारों तरफ से जो चारों तरफ के वातावरण है उससे जो सीखता है, बच्चे का विकास उसी से स्टार्ट होता है। और इस चारों तरफ के वातावरण के अंदर हम क्या मान सकते हैं? इसके अंदर दोस्त, परिवार, वातावरण, संस्कृति, ये सभी चीजें आ जाती हैं। इन्होंने 5 अवस्थाओं में बांटा। सबसे पहली अवस्था लघु मंडल, दूसरी मध्य मंडल, तीसरी बाह्य मंडल, चौथी बृहद मंडल और 5वीं घटना मंडल। तो देखिए, जानते हैं लघु मंडल के बारे में। लघु मंडल जो है ये सबसे आंतरिक यानी कि विकास की सबसे पहली अवस्था यानी कि आंतरिक अवस्था है। इस परिवेश में बच्चा जो है अपने परिवार, साथी, सहयोगी और अध्यापक एवं आस पड़ोस के साथ इंटरेक्शन करता है। यानी कि क्या करता है? इसमें बच्चा इंटरेक्शन करता है। किसके साथ करता है? अपने साथियों के साथ, साथी, परिवार, अध्यापक, अपने आसपास के जो भी हैं, अपने पड़ोसी, सभी के साथ, सभी लोगों के साथ। सेकंड आता है मध्य मंडल।
मध्य मंडल के अंदर बच्चा लघु मंडल के साथ समायोजन करना स्टार्ट करता है, यानी कि लघु मंडल के साथ समायोजन करना मध्य मंडल कहलाता है। तो इसके अंदर मेन चीज आती है समायोजन। इसका मतलब क्या है कि पहले तो बच्चा इंटरेक्शन करना सीखा, अब बच्चा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अध्यापक के साथ समायोजन करता है। वो उनको ऑब्जर्व करता है, उनको ऑब्जर्व करने के साथ वो ये देखता है कि कैसे ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन यानी कि इंटरेक्ट हो रहे हैं। उसी प्रकार वो भी समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। तीसरा आएगा ब्रह्मंडल यानी कि एक्सोसिस्टम। देखिए ब्रह्मंडल का मतलब साफ पता चला बाहर, तो इसके अंदर जो बच्चा होता है यानी बच्चे की जो आसपास की अनुभूतियां होती हैं, जितनी भी आसपास की अनुभूतियां होती हैं वो उसके वातावरण को प्रभावित करती हैं। आसपास की अनुभूतियां वातावरण के बच्चे के वातावरण को प्रभावित करती हैं, बच्चे के वातावरण को प्रभावित करती हैं, वातावरण को प्रभावित करती हैं। जैसे कि इसमें मान लो सबसे पहले आपका स्कूल आ जाएगा, आपका कॉलेज आ जाएगा, आसपास का आपके मंदिर आ जाएंगे कि आपके आसपास मंदिर है, और आपके आसपास हॉस्पिटल है या खेलने कूदने की जो जगह है वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है बृहत मंडल। क्या आता है? बृहत मंडल। बृहत मंडल के अंदर वह संस्कृति आती है जिसमें बच्चा पला बड़ा होता है। मैक्रो सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वह संस्कृति आती है जिसके अंदर बच्चा पला बड़ा होता है। तो इसके अंदर बात करें, संस्कृति आ जाएगी, बच्चा जिस तरीके से जिस माहौल में पला बड़ा है, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर आ जाएंगे, सामाजिक आर्थिक स्तर आ जाएगा। देन लास्ट आता है घटना मंडल। घटना मंडल के अंदर व्यक्ति के जीवन की घटनाएं आती हैं। क्या आएंगी? व्यक्ति के जीवन की घटनाएं। और उन घटनाओं के हिसाब से बच्चा सीखता है, यानी कि वो जो घटना है वो व्यक्ति के समय पर, व्यक्ति के कार्य करने पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। मैंने आपको पहला इकोलॉजिकल थ्योरी बता दी। नेक्स्ट आती है साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं मैंने आपको बताया वो एरिक्सन है। एरिक्सन है। और इनका उद्देश्य व्यक्ति की पहचान करना है कि व्यक्ति की पहचान किस तरीके से होती है। तो इस सिद्धांत में वो बच्चे के इमोशंस यानी व्यक्ति के इमोशंस, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास दोनों को सम्मिलित करते हैं। अब इसकी अवस्थाएं की बात करते हैं। इसकी 8 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, और विश्वास बनाम को वर्सेस लिख लेता हूं, अविश्वास। और ये जो उम्र होती है, ये विश्वास और अविश्वास की भावना जो बच्चों में जागती है जब बच्चा 1 दिन का होता है और 1 साल तक होता है, 1 डे से 1 ईयर तक। इसके अंदर बच्चा जो होता है, अगर बच्चे को माता पिता से प्रेम मिल रहा है तो वो विश्वास की भावना जागती है उसके अंदर। और अगर किसी भी वजह से बच्चे को उचित प्रेम या स्नेह नहीं मिल पाता है तो वो रोता है, बिलखता है। इस क्रिया में क्या होता है, जब बच्चे को प्रेम नहीं मिलता तो क्या आ जाता है, तब अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। और विश्वास कब आता है? जब बच्चे को प्रेम मिल रहा होता है। सेकंड आता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, यानी कि डाउट। ये आएगा 1 से 3 साल तक के बच्चों के लिए। अब ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्त मतलब कोई भी काम करना वो स्वयं करना। इस उम्र में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे खुद से खाना उठाना शुरू कर देते हैं, कपड़े पहनने की खुद से कोशिश करते हैं,
और अगर वो सोच जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ी शर्म आने लगती है, तो वो सोच भी खुद जाने को पसंद करते हैं। वो दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते। ये होता है स्वायत्त। शेम या डाउट कब आता है? देखिए, शेम या डाउट तब आएगा जब कोई माता पिता बच्चे को डांट दें और बच्चा डांट कर अंदर से बहुत ही सहमा हुआ फील करे, और फिर वो कभी कभी गलती से सोच कर दे, और सोच करते टाइम बच्चे को अगर उसके माँ बाप डांट दें तो उसको बहुत ही ज़्यादा शेम आती है। थर्ड आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव क्या होता है? देखिए, इनिशिएटिव मतलब होता है पहल करना। क्या होता है? पहल करना। ये 3 से 5 साल के बच्चों के लिए होता है। इसको बोलते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। मैंने कल आपको अवस्थाएं बताई थी। देखिए, पूर्व बाल अवस्था, इसका मतलब होता है पहल बनाम अपराधोदक। ये जो बच्चे होते हैं, जब इनमें थोड़ी सी समझ आती है तो समझ के साथ उनका विकास होता है, और विकास जब होता है बच्चे का तो उनके अंदर जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी आ जाती है। जब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगी तो वो काम को करने की पहल करेगा, क्योंकि वो उत्सुक है। जब बच्चा उत्सुक होगा तो किसी भी काम को करने की पहल करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उस उत्सुकता को दबा देते हैं, उसको डांट देते हैं और उसको बोल देते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्ट फील कराएगा कि देखिए मैं उठा और मुझे बैठा दिया, मतलब मुझे काम करने नहीं दिया। तो बच्चे को क्या होगा उस टाइम पे? बच्चे को उस टाइम पे गिल्ट फील होगा। तीसरा हो गया। अब नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। देखिए, ये वो अवस्था होती है, ये अवस्था होती है उत्तर वाली अवस्था, जो 6 से 12 साल तक के बच्चों की होती है। इस अवस्था के अंदर क्या होता है? ये अवस्था जो होती है, बच्चा माँ बाप का काम करने की कोशिश करता है, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परिश्रम बनाम हीनता। देखिए, इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करते हैं, तो जो काम करता है उसे क्या बोलेंगे? परिश्रम बोलेंगे, काम करना। लेकिन हीन भावना कहाँ से आती है? वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे को काम दिया जाता है और बच्चा काम करने में सक्षम नहीं है, यानी कि बच्चे से काम नहीं हो पाता, तो फिर उसमें हीन भावना आ जाती है। अगर उससे काम नहीं हो पाता तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। नेक्स्ट आएगा आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। आइडेंटिटी मतलब क्या? पहचान बनाना। ये 12 से 18 साल तक के जो लोग होते हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं किशोर अवस्था, इस उम्र में बच्चे अपनी पहचान बनाने में ज़्यादा उत्सुक होते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं या उनके उद्देश्य क्या हैं। अगर उनके उद्देश्य प्रॉपर है, यानी कि उन्होंने एक सेट कर रखा कि हाँ मेरा उद्देश्य यह है और वो उद्देश्य में काम करेंगे, अगर वो उद्देश्यपूर्ण काम करेंगे तो उनके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, वो अपने आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर उद्देश्यपूर्ण काम जो है नहीं होता है तो वो क्या हो जाएंगे? उनके अंदर भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि उनके अंदर कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वो एक नाव पे नहीं, वो एक से ज़्यादा नाव पे सवार हैं। यानी कि वो अपने काम को एक उद्देश्य, जो काम है उनका, उन्होंने उद्देश्य नहीं बनाया एक, वो क्या करते हैं? वो बहुत सारे उद्देश्य, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो इसलिए उनके अंदर कन्फ्यूजन आती है। अगर उद्देश्यपूर्ण काम करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी बनती है, यानी कि पहचान बनती है। नेक्स्ट आएगा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देखिए, आइसोलेशन, इंटीमेसी, इसकी जो उम्र होती है वो 20 से 30 साल होती है। अब ये जो 20 से 30 साल होते हैं, देखिए इंटीमेसी मतलब क्या होता है? घनिष्ठता। क्या होता है? घनिष्ठता। देखिए, इस उम्र में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर घनिष्ठ संबंध बनाता है, और एक दूसरे के साथ जो मिलकर घनिष्ठ संबंध बनाते हैं उनको बोलते हैं इंटीमेसी, यानी कि आत्मीयता। वहीं दूसरी तरफ
अगर संबंध, घनिष्ठता के संबंध जो है नहीं बना पाता, घनिष्ठता के संबंध नहीं बना पाता, तो उसको बोलते हैं अलगाव। और अगर संबंध बना लेता है, क्या बना लेता है? संबंध, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आत्मीयता, यानी कि इंटीमेसी। क्या बोलते हैं? इंटीमेसी बोलते हैं। नेक्स्ट, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें 40 से 50 साल के उम्र के लोग आएंगे, 40 से 50। इसके अंदर क्या होता है कि आदमी, जो व्यक्ति होता है, वो दूसरे लोगों के बारे में सोचता है, यानी दूसरों का भला करने की सोचता है। अब वो अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है। अगर एग्जाम्पल लूँ तो देखिए, अगर आप पानी का कम प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्सेज को बचा रहे हैं। जब नेचुरल सोर्सेज आपके बचेंगे तो यानी कि आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि आज आप बचाना शुरू करेंगे, तभी आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए वो चीज़ बचेगी। इसी जगह आप पेट्रोल का काम ले लीजिए कि अगर आप गाड़ियों से, जो पब्लिक व्हीकल का उपयोग करेंगे, यानी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को बंद करेंगे और पब्लिक व्हीकल का ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो आने वाले टाइम के लिए जो पेट्रोल है, डीजल है, वो कहीं ना कहीं सेव होगा। जब वो सेव होगा तो आने वाले बच्चे भी इस चीज़ का उपयोग कर पाएंगे। तो इसी दूसरी तरफ अगर बात करें, ये सोच, अगर इस सोच का विकास जिन व्यक्तियों में नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, यानी कि उनकी इस सोच का विकास नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या लगेगा कि उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर ये सोच आ जाती है तो वो काम बन जाता है। नेक्स्ट और एंड लास्ट पॉइंट, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये जो होती है 60 ईयर से ऊपर के लोग होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जीवन की जितनी भी तमाम इच्छाएं होती हैं वो मैक्सिमम पूरी हो चुकी होती हैं। अब वो भविष्य के बजाय अपने बीते, जो पिछला टाइम है, उनको याद करते हैं, यानी कि आने वाले टाइम के बजाय वो बीते हुए टाइम को याद करते हैं कि उनको कितनी सफलताएं मिली हैं, कितनी असफलताएं मिली हैं। और उनको जो सफलताएं मिली हैं उसे क्या बोलेंगे वो? संपूर्णता, यानी कि इंटीग्रिटी बोलते हैं। अगर उनको सफलता मिली है, सफलता अगर मिली है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रिटी, यानी कि संपूर्णता। अब किसी ने अगर सफलता ज़्यादा नहीं मिली है, अगर सफलता को बात करूं, किसी को ज़्यादा नहीं मिली है, सफल व्यक्ति वो कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो निराश होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्पेयर बोलेंगे। तो ये जो आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट था, यानी मनोसामाजिक सिद्धांत, ये एरिक एरिक्सन का था, जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट, किसकी बात करूं? सोशल डेवलपमेंट, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। अगर मैं इसको बोलूं सामाजिक विकास या सामाजिक विकास या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए, सामाजिक विकास या अधिगम का सिद्धांत, यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? एल्बर्ट वेंडूरा। कौन है? एल्बर्ट वेंडूरा। इस सिद्धांत को ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। और यह सिद्धांत आपके चारों तरफ जो वातावरण से सीखते हैं उनको भी बोलते हैं, यानी कि हम, भंडूरा के हिसाब से क्या है कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं, यानी कि सोशल से सीखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं। हम केवल ये नहीं सीखते कि काम को कैसे किया जाता है, बल्कि उस काम का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अंदर हम ये भी काउंट करते हैं, ये भी मानते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखिए, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ ऐसा था कि एक जो इनके एक्सपेरिमेंट है उसको बोलेंगे हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। देखिए इसके अंदर क्या है कि एक लेडी होती है और सामने एक डॉल होती है। क्या होती है? डॉल होती है। वो लेडी क्या होती है?
कुछ बच्चों के सामने यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो उस लेडी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो उस लेडी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और ये लेडी जो है इस डॉल को हिट करती है, यानी कि किक मारती है। ये बच्चे देख रहे हैं, यानी ऑब्जर्वेशन, मैंने बोला ना कि ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं इसे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं। तो जब इन बच्चों ने देखा कि ये लेडी जो है इस डॉल को हिट कर रही है, तो बच्चों ने क्या किया, जैसा लेडी ने किया वैसा बच्चों ने डॉल को साथ किया जब बच्चों को डॉल मिली। यानी कि बच्चों को जब डॉल दी गई और देखा गया कि बच्चों ने क्या सीखा, तो बच्चों ने भी वही किया जो डॉल के साथ उस लेडी ने किया था। नेक्स्ट आता है एक एग्जांपल और छोटा सा, कि देखिए 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये ए, बी और सी। 3 बच्चों को एक फिल्म दिखाई। क्या दिखाई? एक फिल्म दिखाई। इस फिल्म को दिखाने के बाद ये जो फिल्म है, बच्चों को तीनों इस फिल्म का अलग अलग हिस्सा दिखाया। यानी कि इसको कुछ पार्ट ए दिखाया, इसको मान लीजिए पार्ट बी दिखाया, इसको पार्ट सी दिखाया। और इस पार्ट ए में इस बच्चे को बताया कि कोई अपराधी है, अगर उसने अपराध किया है तो उसको क्या किया, उसको पुरस्कृत किया। क्या किया? पुरस्कृत किया। वहीं दूसरी तरफ पार्ट बी में जो दूसरे बच्चे को सिखाया कि उसी अपराधी को अगर उसने अपराध किया तो उसको क्या मिली, उसको सजा मिली। वहीं तीसरी तरफ जो तीसरा बच्चा है उसको क्या दिखाया, उसको इस फिल्म के दोनों भाग दिखाए, यानी कि उसको ए और बी दोनों भाग दिखाए, और उसके बाद तीनों बच्चों से उनके विचार पूछे गए। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने वही बताया जो उन्होंने देखा। यानी कि ए वाले ने बताया कि हम अगर अपराध करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हम पुरस्कृत होंगे, यानी कि, और बी ने बताया कि अगर हम अपराध करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। लेकिन सी ने क्या बताया, सी ने बताया कि अगर हम अपराध करेंगे तो हमें सजा भी मिल सकती है और हमें इनाम भी मिल सकता है। और वो नजरिया अलग अलग हो गया। अब आता है सामाजिक अधिगम की प्रक्रियाएं। अब पढ़ते हैं सामाजिक अधिगम की प्रक्रियाएं। सबसे पहला आता है अटेंशन। अटेंशन को हिंदी में बोलेंगे ध्यानात्मक, यानी कि ध्यान देना। देखिए इसके अंदर क्या आता है कि अगर आप किसी भी काम को सीखते हैं तो उसके लिए क्या होगा, ध्यान लगाना आपका आवश्यक होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। उसी प्रकार अगर आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं वो आप से मिस हो जाएंगे और आप उसे नहीं सीख पाएंगे। सेकंड आता है रिटेंशन, यानी कि धारणात्मक प्रक्रिया। क्या आता है? धारणात्मक प्रक्रिया। देखिए इसके अंदर हमें स्मृति की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास स्मृति के कुछ धारण नहीं होंगे तो हम उसे आगे प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो हमने पहले सीखा, अगर हमें थोड़ा भी वो याद नहीं होगा तो हम उसको रिटेंशन यानी कि धारणात्मक नहीं कर पाएंगे। थर्ड आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि उत्पादक प्रक्रिया। उत्पादक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का मतलब है कि हम जब बार बार किसी प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, हम परफेक्शन ले आते हैं, यानी कि हम परफेक्ट हो जाते हैं और हम अपनी मेमोरी का सहारा लेकर बहुत सारे डायरेक्शंस में उसका उपयोग करते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन में उसका उपयोग करते हैं। लास्ट आता है मोटिवेशनल प्रोसेस, यानी कि अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाएं। अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया। देखिए इस प्रक्रिया के अंदर क्या है, सीखने को अभिप्रेरणा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर बच्चे को हम पुरस्कार या प्रशंसा देते हैं तो उसका मनोबल जो है वो बढ़ता है, यानी कि उसको मोटिवेशन मिलती है, यानी कि वो अभिप्रेरक होता है, अभिप्रेरणा से भरपूर होता है, तो वो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सीखता है। तो ये सभी आपके 3 सिद्धांत थे जो मैंने आपको बताए हैं, बाल विकास के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आशा करता हूं आपको ये सभी समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी सिद्धांत
मैं किसी प्रकार की कोई समस्या लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश यानी प्रयास करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन पर क्लिक कर जब आप करेंगे तो ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। थैंक यू।